टू सिविल ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इससे पहले हमारी जो क्लास हुई थी फतेह सीरीज़ में, तो हमने ऐसे टॉपिक की बात की थी मिसलेनियस, कि जो आप सभी से गलत होते हैं, हमसे भी गलत होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको हम एक सीरीज़ चला दें, ताकि एग्ज़ाम में वो आपके क्वेश्चन गलत ना हो, और काफ़ी हेल्पफुल आपको इससे मिलने वाला है काफ़ी जानकारी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, आप एस्टिमेटिंग में क्वेश्चन आता है जो यूनिट से मेजरमेंट से होता है। जैसे कभी कभी ऐसे टर्म आ जाते हैं जो हमको पता ही नहीं होते, तो यहाँ पे हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे 2021 का पेपर था, उसमें क्वेश्चन आया था बेल सिंकिंग का। तो बेल सिंकिंग हो गया, पाइल ड्राइविंग हो गया, अब ये डैग बेलिंग हो गया, ग्राउटिंग हो गया, क्रैक आर जॉइंट, सप्लाई ऑफ पाइप, स्कर्टिंग कॉर्निस, ये सारी चीज़ें किस में आपकी होती हैं? तो ये सारी चीज़ें आपकी मीटर में होती हैं। किस में होती हैं? मीटर में। याद रखना, इनका जो मेजरमेंट होता है किस में होता है? यूनिट जो होता है, क्योंकि ये लास्ट टाइम बहुत कन्फ्यूज़ करता है हमको। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था, कब आया था? ये आपके 2021 में क्वेश्चन में आया था बेल सिंकिंग का। जैसे टर्फिंग आप बैंड था, उसमें दे रखा था कि कौन आइडेंटिकल नहीं है, तो बेल सिंकिंग मीटर में होता है, बाकी सारी चीज़ें उसमें मीटर स्क्वायर में हो रही थी। तो इन सबको याद रखना। एक बार इनको पढ़ लेते हैं ताकि कुछ चीज़ें अगर याद रहें तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे कि प्लास्टिंग की बात करते हैं, पॉइंटिंग की बात करते हैं, डेडो काम हो गया, वाइट वॉशिंग हो गया, डिस्टेम्परिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, पॉलिशिंग हो गया, कोलतार हो गया, रिमूविंग ऑफ पेंट हो गई। ये सारी चीज़ें किसमें होती है? आपकी स्क्वायर मीटर में होती हैं। ये एग्जाम में बैठे हुए कन्फ्यूज करता है, यार वाइट वॉशिंग हम लोग पुताई करते हैं तो मीटर स्क्वायर मीटर में खाए तो मीटर में लेते होंगे। ये चीज़ें कन्फ्यूज करती हैं। ठीक है, अगला है आपका, अब कौन सी स्क्वायर मीटर में और चीज़ होती है? जैसे कि आपका टर्फिंग हो गया, लाइनिंग ऑफ कैनाल, सरफेस ड्रेसिंग, लेबलिंग, जेल वर्क और जफरी का काम हो गया, वुड वर्क अगर इंडोर या शटर में आप कर रहे हैं, टिम्बर की चिराई हो रही है, वुड वर्क इन पार्टीशन एंड प्लाईवुड में कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ किसमें होती है? आपकी होती है स्क्वायर मीटर में ही होती हैं। अब और एक चीज़ है बोरिंग होल, अगले पेज में मिलेगा। बोरिंग होल इन आयरन, पेंटिंग लेटर एंड फिगर, ऑर्नामेंटल पिलर कैप्स में, क्लीनिंग फ्लूज में, कॉटन कार्ड में। अगर आपको ईजिंग डोर एंड विंडो कर रहे हैं, फिक्सिंग डोर विंडो कर रहे हैं, तो आपको नंबर्स में काउंट होते हैं वो सब। अर्थ वर्क चाहे आप एक्सवेशन करें, चाहे क्वेरिंग करें स्टोन का, चाहे कंक्रीटिंग करें, ये सब किस में होता है? वो क्यूबिक मीटर में आपका होता है। फिर आपका रोल्ड स्टील जॉइस्ट में, स्टील इन्फोर्समेंटेड बार में, बाइंडिंग ऑफ स्टील इन्फोर्समेंट बार में, फैब्रिकेशन में, होस्टिंग में, आप किस में? तो यहाँ पे आपका रोल स्टील जॉइस्ट, स्टील इन्फोर्समेंट बार, बाइंडिंग ऑफ स्टील में आपका कुंटल में यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू है, आप सभी को पता है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं यहाँ से। तो देख लीजिए, अगर आपका स्लम्प 0 है, उस केस में आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.65 0.70। आपको पता है कॉम्पैक्शन फैक्टर हो गया, स्लम्प हो गया, वे भी कंसिस्टोमीटर, ये सारी चीज़ें आपकी स्लम्प निकालने के लिए यूज होता है, वर्केबिलिटी निकालने के लिए यूज की जाती है। अगर आपकी वैल्यू 0.65 से 0.7 है तो आपको कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू मॉइस्ट अर्थ में कही जाएगी। 0.7 से 0.8 होगी तो आपकी किसमें? वेरी ड्राई। आपकी वैल्यू 0.8 से 0.85 के बीच में ड्राई में होगी, 0.85 से 0.95 के बीच आपकी प्लास्टिक होगी, 0.95 से 1 के बीच में आपकी सेम फ्लूइड होगी। ये क्वेश्चन आपका पूछता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी DDI JEE में क्वेश्चन आया था कि अगर स्लम्प की वैल्यू बढ़ती है तो कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू घटती है या बढ़ती है? इन दोनों का कोरिलेशन से क्वेश्चन स्टेटमेंट में बना था। तो आप लोग एक बार जोर गौर से देखिए कि स्लम्प की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू भी साथ साथ बढ़ रही है। ठीक है, तो मतलब कॉम्पैक्शन फैक्टर अगर बढ़ रहा है तो आपका स्लम्प भी बढ़ रहा है। तो वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे कुछ स्टेटमेंट से था, जिन लोगों ने अगर पेपर देखा होगा, दिया होगा, उनको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, ये RCC का टॉपिक है। RCC में जो कॉलम आपका होता है, RCC में कॉलम का टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना देते हैं? तो याद रखना, मिनिमम आपका होता है 0.8%, मैक्सिमम कितना देते हैं? तो 6% आपका रीइंफोर्समेंट होता है। याद रखना साथ ही यहाँ पे कि आपका जो मिनिमम डाया होता है, हम लोग 12 फाई का यूज करते हैं। आपको पता है कि जब कॉलम में हम लोग जो अगर उनकी अगर स्पेसिंग की देखें तो इनका जो स्पेसिंग होता है 300 mm होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे एक मिनिमम एसेंटेंस का क्वेश्चन आता है, ई मिनिमम जो आपका होता है वो आपका L/500 + D/30 × 20 mm, इस पर क्वेश्चन आता है भर भर के, 1-2 बार एग्जाम में आ चुका है। ई मिनिमम जो होता है मैक्सिमम ऑफ इनमें से होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। हमने यहाँ पे, और यहाँ पे जो स्पेसिंग का क्वेश्चन भी आता है, यहाँ से स्टील का जो क्या कहते हैं, 5 लेटरल डाया का मान भी आता है, जो कि 6 mm या π/4, इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी ली जाती है। अगर हम बात की स्पेसिंग की तो इसमें होता है 300 mm, लिस्ट डायमेंशन 16 फाई लैंग्वेज मिनिमम, ये वैल्यू वहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम टाइम पे याद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है
तो ये चीज़ें तो है। हाँ, ये अब यहाँ पे एक टॉपिक देखो, इस क्लास का मतलब यही है कि आपको उन चीज़ों से रूबरू कराया जाए जो आप छोड़ देते हो, या आप जो चीज़ें आपको लगता है बहुत टफ है। नहीं, ये देखो, डेड लोड लाइव लोड का कॉम्बिनेशन होता है 1.5 होता है। डेड अगर सिस्मिक एंड बेड लोड का कॉम्बिनेशन होता है, तो अगर कंट्रीब्यूट करता है स्टेबिलिटी में, तो 0.95 डेड लोड। अदरवाइज अगर ओवरटर्निंग वाला है तो 1.5 ही लिया जाता है। डेड लोड लाइव लोड स्विंग लोड में 1.2 आपका लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट आपका यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो अच्छा, सर्विसिबिलिटी में डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया हो गया, फायर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, सब आता है। इसमें रप्चर हो गया, ये सब किस में आता है आपका, इससे भी क्वेश्चन आता है। अगर आप देखेंगे तो इससे भी दो क्वेश्चन आता है कि लिमिटेड ऑफ कोलैप्स भी, लिमिटेड ऑफ, इससे आपके सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया से क्वेश्चन आता है। फिर अब हम बात करेंगे ओसीएफ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है तो उसमें जो हाइड्रोडिक जो आपकी रेडियस होती है वो R=I/2 होती है। अगर एरिया की बात करें 2I² होता है। टॉप विड्थ क्या होता है 2I होता है। पेरीमीटर आपका P=4Y होता है। और आपका जो टॉप विड्थ होती है आपकी कितनी होती है, आपकी D= क्या होती है, डेप्थ आपकी Y के बराबर होती है। ये किसके हमें रेक्टेंगुलर चैनल के केस में होती है। क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट इक्विलेटरल सेक्शन के केस में आपकी जो B होती है वो आपकी कितनी होती है, B= या Y= इनका रिलेशन होता है B=2Y या Y=B/2, ये रिलेशन यहाँ पे चलता है, ठीक है। और ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में अगर बात करें तो यहाँ पे R=Y/2 होता है, एरिया इतना होता है, टॉप विड्थ इतनी होती है, पेरीमीटर होता है आपका, या आपका डेप्थ का रेशियो इतना होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता था कि आपका रेक्टेंगुलर चैनल है, बी का मान इतना है, डेप्थ के मान के साथ कैसे कहना होगा। तो आपको अगर ये कंटेंट पता होगा तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और आपका होता है एक स्ट्रीम फंक्शन। तो दो चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना। अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वह फ्लो होगा, वो फ्लो पॉसिबल होगा, या मतलब फ्लो होगा। अगर वो आपके एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लो अगर वहाँ पे हो रहा है तो फ्लो कैसा होगा, इररोटेशनल होगा, ठीक है। अगर वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जा रहा है तो आपका वो पॉसिबल केस होगा, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल, और आपका जो होगा इररोटेशनल केस होगा। नेगेटिव डेरिवेटिव हम लोग करते हैं किसी भी डायरेक्शन में तो उस दिशा में को क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। यहाँ रखना, नेगेटिव, इस पर क्वेश्चन बनता है। नेगेटिव डेरिवेटिव अगर हम लोग करते हैं वो हमको उस डायरेक्शन में वेलोसिटी को देता है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, प्रकार का स्केलर फंक्शन होता है, और ये अगर एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ पे फ्लो पॉसिबल होगा। अगर ये वेलोसिटी, अगर इसमें कोई डाउट हो तो अपने नोट्स उठा के देख लो, देखो, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और गलती होने के चांसेस होते हैं, तो मैं उनको आपको दिमाग में ला रहा हूँ कि आप उसको एक बार देखो ज़रूर। ऐसे आपका इसका होता है स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन भी आपका क्या होता है कि इसमें हम लोग जब नेगेटिव डेरिवेटिव अगर मान लो एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे वाई की डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलती है, अगर इस डायरेक्शन में निकालते हैं इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रीम फंक्शन जहाँ कहीं पाया जाएगा तो फ्लो कैसा होगा, स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल होगा। अगर वो लाप्लास को सेटिस्फाई करेगा तब वो आपका रोटेशनल और इरोटेशनल हो सकता है। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इसी बेस पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, जो मैं बता रहा हूँ सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा इसी पे। अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो आपका इरोटेशनल केस होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं। अब सॉइल का एक टॉपिक है, सॉइल का ये टॉपिक है, देख लीजिए। इसमें सॉइल का टॉपिक है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान अगर आपका मान लो 0 है तो क्या होगा, उसको नॉन प्लास्टिक सॉइल कहते हैं। आज ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन डाला था कि अगर IP का मान 0 रिपोर्ट कर रहा है तो क्या होगा, 0 आपको होगा तो वो नॉन प्लास्टिक सॉइल होगा। और सॉइल टाइप कैसी होगी, सैंड होगी। अगर 1 से 7 के बीच में लो प्लास्टिक सॉइल होगी, सिल्ट होगी। 7 से 17 के बीच में आपकी मीडियम प्लास्टिक और सिल्टी के लिए होगी। ग्रेटर देन 17 के बीच में क्या होगा, आपका हाईली प्लास्टिक और क्ले होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हिच द फॉलोइंग फोर इज नॉट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ओपन लैंड। इनमें से कौन सा ओपन लैंड के लिए, देखो वैल्यूएशन से क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम लोग ओपन लैंड का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी मेथड नहीं यूज की जाती है। तो कंपेरेटिव मेथड यूज होता है, स्टैटिक होता है, बेल्टिंग होता है, पर आपका प्रोग्रेशन मेथड होता है, आपका यूज नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था एक जगह, तो मैंने देखा कि इसको करने की कोशिश की, पर इसका आंसर क्या था मैं आपको साथ डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोग भी इसके बारे में जान जाएँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। अब ये साउंडनेस टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। जब हम लोग साउंडनेस टेस्ट करते हैं तो 0.78 पानी आपको आवश्यकता होती है, क्वेश्चन पूछता है। दूसरा कौन सा होता है, ली चेटलियर फ्लास्क का यूज किया जाता है। तीसरी बात, इसका जो साइज होता है 3 mm होता है। तीसरी बात, इसकी जो यहाँ से लेंथ होती है 165 mm होती है। अगर ड्यू टू लाइम चेक करेंगे तो आपका चेक करेगा कौन सा, ली चेटलियर। अगर ऑटोक्लेव यूज करेंगे तो किसके लिए होगा, लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों के लिए यूज होगा, ठीक है। 0.78 पानी। ऐसे ही आपका विकार्ट एपरेटस होता है, उसमें
8.5 ही पानी लगता है। पी क्या है, कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आ चुकी हैं और फिर से आने की चांसेस रहेंगी। अब यहाँ हम रेलवे के कुछ टॉपिक हैं, रेलवे के बारे में बात करेंगे। तो रेलवे में है पहला चीज़, ब्रॉड गेज की लंबाई बताइए कितनी होती है, तो याद रखना 1.676 मीटर होती है। मीटर गेज कितनी होती है, 1 मीटर होती है। नैरो गेज 0.762 मीटर होती है। एक स्टैंडर्ड गेज होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है, 1.435 मीटर होती है। रेलवे से क्वेश्चन यही पूछता है, ग्रेड कंपनसेशन से वैल्यू यहाँ पूछती है। अच्छा, एक आपका हाईवे में भी ग्रेड कंपनसेशन होता है जो कि 30 + R डिवाइड बाई R 75 + R, ये भी आपका ग्रेड कंपनसेशन होता है हाईवे में। पर यहाँ रेलवे में क्या होता है, अगर मान लो आपका ग्रेड कंपनसेशन देना है तो 0.04 पर डिग्री आप कर्व, मतलब 1 डिग्री जितनी अधिक होगी उतने डिग्री घटाना पड़ेगा, 0.03 डिग्री। ये क्वेश्चन का भी ऐसे हूबहू से चला आता है उठ करके। एसपीटी टेस्ट आपको पता है क्या होता है, एसपीटी टेस्ट में ये वैल्यू पूछती है 63.5 kg इनका हाइट ऑफ फॉल, बस ज़्यादा नहीं। आप ओवर इस समय आप ओवर ऊपर देखो क्या चीज़ें आ रही हैं, यही चीज़ें दो वैल्यू आती हैं, ठीक है, ये दो वैल्यू एसपीटी टेस्ट में। अब देखो यहाँ पे एक स्लेंडरनेस रेशियो का कंसेप्ट है जो क्वेश्चन होता है, तो मैं उसकी वैल्यू नहीं लेकर आऊँ, बस उसके सामने आपको आंसर बताना है। अगर कोई मेंबर है कैरी कर रहा है कंप्रेसिव लोड या डेड कंप्रेसिव लोड को, जिसकी वजह से डेड लोड एंड इम्पोज लोड की वजह से कंप्रेसिव लोड उसके ऊपर आ रहा है, चाहे वो टेंशन मेंबर हो चाहे आपका कंप्रेशन मेंबर, दोनों के केस में कितना होता है स्लेंडरनेस रेशियो 180 होता है, चाहे आपका टेंशन मेंबर हो चाहे आपका कंप्रेसिव मेंबर हो। तो ये वैल्यू जो बातें ऐसे आता है, स्टेटमेंट ऐसे आता है, आपको बताना होता है कौन सा स्लेंडरनेस रेशियो होगा, दोनों केस में आपका 180 होगा। अगर मेंबर सब्जेक्टेड है कंप्रेसिव फोर्स में रिजल्टिंग ओनली फ्रॉम कम्बिनेशन विद विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स आ रहा है और कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है 250 होता है। अगर कंप्रेशन फ्रेंज बीम हो रहा है अंगेंस्ट लेटरल टोटल बकलिंग है तो 300 होता है। अगर मान लीजिए नॉर्मली एक्टिंग टाई इन रूफ ट्रस में है 350 होता है और ऑलवेज अंडर टेंशन कितना होता है 400 होता है। इन जो वैल्यू बताई मैंने इन्हीं में से आपको 1 से 2 नंबर के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये हर बार हर एग्ज़ाम में देखने को आती हैं, तो इनको स्टेटमेंट को पढ़ लो, स्टेटमेंट के तहत क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो मैंने आज के साथ डिस्कस किया जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये बातें छोटे इसको देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये आपको दे रखा है हाई ग्लोबल वार्मिंग जब आपकी होती है तो कौन कौन सी पोटेंशियल गैसेज होती हैं, CO2 सबसे ज़्यादा होती है, CFC मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऐसे ही हम लोग रिवाइज करेंगे ताकि आप अगर कुछ चीज़ छूट भी रहे हो तो आगे इस क्लास से आपका रिवाइज हो जाए। और काफ़ी चीज़ें इस क्लास में आपको देखने को मिलेगी जो कि हम लेटेस्ट दिखाएंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय, आई लव यू।